हम खड़े हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ से राधानगर बीच 2.70 किलोमीटर दूर है और यहीं से एक ट्रैकिंग रूट जाता है एलिफेंट बीच की तरफ। वैसे तो कल हम जा चुके हैं एलिफेंट बीच में, जहाँ हमने वाटर एक्टिविटी करी थी, फेरी से गए थे आज, लेकिन हमने सोचा आपको क्यों ना ट्रैकिंग रूट भी एक दिखाया जाए एलिफेंट बीच की तरफ। तो आज हम ले जा रहे हैं आपको ट्रैकिंग रूट पे, जो यहाँ पे से बंद हो जाता है 1 बजे। तो आपको बिफोर 1 PM आपको यहाँ पे आना पड़ता है, एंट्री करनी पड़ती है और गाइड लेना पड़ता है। वैसे आप बिना गाइड के भी जा सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक जा सकते हैं, एक जहाँ तक विलेज है वहाँ से आगे आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है। तो गाइड ले लोगे तो आप ठीक रहेगा वहाँ पर जाना। और ये यहाँ से जहाँ पे एलिफेंट बीच लिखा है, यहाँ से ट्रैकिंग रूट जो होता है स्टार्ट होता है। तो हमने गाइड भैया भी हायर करे हैं जिनका नाम है रिक। तो यहाँ एलिफेंट बीच ट्रैक रूट से गाइड हायर करने की जो कॉस्ट है वो है 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ में आपको वहाँ तक एलिफेंट बीच के ट्रैक पे पूरा ले जाएंगे और वहाँ के जो बीच बीच में चीज़ें आएंगी उसके बारे में सब आपको बताएंगे। तो लोकलाइट को किसी को हायर करना गाइड के रूप में बहुत अच्छा रहता है। तो आज हम निकल रहे हैं एलिफेंट बीच की तरफ। यहाँ का एक ट्रैकिंग रूट है जो राधानगर से स्टार्ट है और जाता है एलिफेंट बीच की तरफ। और एक भैया यहाँ से गाइड प्रोवाइड करेंगे हमें, जो हमें ले जाएंगे एलिफेंट बीच की तरफ। और एलिफेंट बीच जो है सिर्फ 3 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पे जो एंट्री आपको करनी होती है 1 बजे से पहले ही करनी होती है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो भैया बताएंगे आपको आगे की बातें। जी, मेरा नाम रिक है सर, मैं यही का हूँ, हैवलॉक से हूँ। टोटल जो ट्रैक है 1.8 का ट्रैक है। तो पहले 200 मीटर की विलेज है, देन आप एंटर करोगे एक रिजर्व फॉरेस्ट में जो 1.5 किलोमीटर की होगी। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट में वन वे नहीं है, काफ़ी सारी रोड है अलग अलग जगह में जाने के लिए। ठीक है, एकदम लास्ट में एक मैंग्रोव फॉरेस्ट आएगी जहाँ में हाई टाइड लो टाइड होती है। हाई टाइड में घुटने से ऊपर तक पानी होगी, लो टाइड होगी तो बिल्कुल पानी नहीं होगी। उसके बाद आप बीच पहुँचोगे, बीच 3 बजे तक खुली रहती है। ठीक है, वो वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। 3 बजे आपको वहाँ से रिटर्न आना है, लास्ट टाइमिंग वही है। तो चलिए हमारे साथ इस ब्यूटीफुल से ट्रैक पे। वहाँ से हम पहले जो रेफ्यूजी थे तो उनको लाया गया। तो मेरे फोर फादर जो थे वो 1942 में यहाँ पे आए थे। अच्छा, 1942 में जी। तो यहाँ के हम लोग लोकल है। हाँ, तो मेन सेटलर हम लोग है। मेन सेटलर। तो भैया अब उस टाइम से आपके पेरेंट्स बताते कितना चेंज हुआ है यहाँ पे? हाँ बताते हैं, तब में कुछ नहीं था। देन उसके बाद फॉरेनर्स आते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे रीफ है। हाँ जी। देन उन्होंने वो उसको इंटरनेट में छोड़ा। देन धीरे धीरे ये जगह पॉपुलर हो गई और उसके बाद टूरिज्म बढ़ते बढ़ते आज यही करते यहाँ तक पहुँच गई। अब तो बहुत है, लेकिन भैया ये जैसे हमने सोचा था फॉरेनर्स भी बहुत है, बट फॉरेनर्स दिखे नहीं हमें ज़्यादा जितना गोवा में दिखते हैं। मैडम अभी ना फ्लाइट का थोड़ा इशू चल रहा है ना, फ्लाइट चल रही है नहीं चल रही, इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, तो इसी वजह से। तो भाई हाँ, क्योंकि गोवा गए थे 18 में गए थे हम गोवा, तो गोवा में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स दिखते हैं। एक तो यहाँ पे नाइट लाइफ कम है, गोवा में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है भैया नाइट लाइफ यहाँ पे इतनी? रात को कोई एक्टिविटीज़ नहीं है यहाँ में। अच्छा, और यहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी होता है, इतनी जल्दी मैंने कहीं नहीं देखा। नॉर्थ ईस्ट में होता है और बाकी ये टाइमिंग के ऊपर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 4:30 तक हमारा वो सनसेट हो जाए। कभी कभी मतलब जो सीजन जब चेंज होती है तब 6:30 हो जाएगी, फिर भी लाइट रहेगी। अच्छा, 6:30 तक भी। ये कब होता है भैया, रेनी सीजन में? ये रहेगा अभी तो मैडम, ये दिसंबर है। हाँ जी। मई जून जुलाई अच्छा, ये विलेज एरिया है हमारा। जो पहले 200 मीटर मैंने विलेज बताया था, अभी हम लोग विलेज में चल रहे हैं। तो इसके बाद हम रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर करेंगे आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह में प्लांटेशन है। जैसा ये है बीटल नट्स के पेड़ है, अरका नट भी बोलते हैं, सुपारी। ये साइड या मोस्टली सबके घरों में 95% सबके घरों में ये है कैशू के पेड़, काजू पेड़। कैशू के कौन से भैया? ये वाली है मैम। अच्छा, यहाँ पे भी बहुत होते हैं भैया? ये मैडम प्लांटेशन है, ये विलेज है। अच्छा, तो यार ये है पाइनएप्पल के ट्री। ये नीचे पाइनएप्पल वगैरह। यहाँ पे भैया वो रेप्टाइल्स वगैरह भी बहुत होता है। हाँ रेप्टाइल्स है, काफ़ी किस्म के अलग अलग। यहाँ तो भैया डर की बात नहीं है इस ट्रैक पर? नहीं मैडम, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेर, चीता, भालू ये सब नहीं है। जो स्नेक्स है, देन वो आपको छिपकली वगैरह, मॉइचर लिजर्ड, देन हाथी, एलिफेंट। ये देखिए ये पत्ते को टच मत कीजिएगा, ये ब्लेड लीफ है। आप टच करोगे तो हाथ कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी चीज़ें तो भैया इतनी डर लगती है, स्नेक्स वगैरह से लगती है ना।
मोस्टली मैडम अगर आप 10 दिन आते हो तो आपको 4-5 दिन तो दिख ही जाएगा स्नेक। अच्छा जी, क्योंकि आगे रिजर्व फॉरेस्ट है तो हम लोग जितना आगे जाएंगे फॉरेस्ट उतना ही डेंस होगा। ये है जैकफ्रूट के पेड़, ये है 10 साल में पूरे ये जानते हो टचमीन होते। अच्छा कोई नहीं हो रही है तो कुछ हो गई। देखो टच मी नोट है। भैया यहाँ पे हर चीज में ना अगर एक शॉप से दूसरी शॉप में जाओ तो चेंज होते रहते हैं। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर आप बीच साइड में जाओगे कहीं पे वहाँ पे हर चीज़ का रेट ज़्यादा है, मेन मार्केट में जाओगे तो थोड़ी कम। ये देखिए ये है अरबी के पत्ते। आप लोग अरबी बोलते हैं इसको? हाँ जी अरबी। हमारे यहाँ कोचू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोचू। कोचू। सर यहाँ पे हमारा विलेज खत्म होता है, आगे यहाँ से रिजर्व फॉरेस्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए जो बीटल नट के पेड़ है यही तक है, आगे में सब जंगली पेड़ देखेंगे आपको। ठीक है, तो ये देखिए अंडमान का सबसे लंबा पेड़ होता है, द टॉलेस्ट ट्री ऑफ अंडमान। देखिए लिखा है, आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो गुर्जन लिखा है, लेकिन हिंदी में पढ़ोगे तो गर्जन है। तो ये गर्जन पेड़ है, अंडमान की सबसे लंबा पेड़ यही होता है, गर्जन। गर्मी बहुत है भैया ना। अभी मैम दोपहर हो गया, अगर सुबह आते हो तो गर्मी होती है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने चले जा रहे ना भैया, तो ये करना ही था हमें ट्रैक। मतलब आप सुबह मतलब क्या एक्टिविटी की आपने? स्कूबा? हाँ, और उससे पहले कल हमने वो करी सी वॉक और डीप सी स्नॉर्कलिंग। एलिफेंट आए थे आप बोट से? हाँ कल आए थे भैया वहाँ, यहाँ पूछे गए थे हम ट्रैक पे। लेकिन इसमें फल नहीं होंगे पपीता के आपके। ये है पैडक ट्री, ये है रेड पैडक। यहाँ पे अंडमान का सबसे कॉस्टली ट्री है। यहाँ पे 3 टाइप के पैडक पाए जाते हैं आमतौर पे, रेड पैडक, व्हाइट पैडक एंड गोल्डन पैडक। तो रेड पैडक का जो वुड का प्राइस है वो सबसे ज़्यादा है अंडमान में। इससे फर्नीचर बनाते हैं, बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है इसीलिए। चलो ये बारिश में मैम बहुत अच्छी रहती है। मतलब सूखी में अच्छी रहती है, बाहर बारिश में बहुत ही खराब हो जाता है। आप आगे यहाँ से देख सकते हो, बारिश का अगर आप आते हो तो यहाँ से उतरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पूरा स्लिपरी हो जाता जी। होगा ना? हम यहाँ 100 से ऊपर गाइड है, तो हम सबने मिलके ये आपके जो स्टेयर है ये बनाई है। अच्छा गाइड जितने उन्होंने बनाई हुई है? ले लीजिए पानी। पानी है। रूट तो ठीक है, ज़्यादा ऐसे टायर्ड वगैरह नहीं होते, नॉर्मल है। बस गर्मी से थोड़ा लगता है अगर जिसको गर्मी में रहने की आदत नहीं है, बट रूट ओवरऑल अभी तक का अच्छा है। अभी दोपहर हो रही है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है इसमें, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर आप सुबह सुबह आते हो 8 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, तब आते हो तब दिक्कत नहीं होगी, पसीना भी नहीं निकलेगा मैम। भैया मॉर्निंग तो बहुत अच्छा था, हम जब स्कूबा के लिए गए थे 5:45, भैया बहुत ठंडा था। स्कूटी में गए हम वहाँ तक तो ठंडा, ऐसा लगता है एक हुडी वगैरह डाल सकते हैं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इतना था जी। अभी दोपहर को जितना गर्म है, रात को उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। ठंडा। और पोर्ट ब्लेयर से ज़्यादा ठंडा हैवलॉक में है। पोर्ट ब्लेयर शायद व्हीकल वगैरह ज़्यादा चलने लगे इसलिए थोड़ी गर्मी हो गई। फॉरेस्ट भी थोड़ा कम है इसीलिए। अच्छा इसलिए भी, बट यहाँ के फॉरेस्ट जो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अच्छा कौन सा विलेज पड़ता है भैया यहाँ आधे रास्ते तक, वो सब बता दीजिए। यहाँ तक यहाँ ये जो रोड है ये कृष्णनगर से स्टार्ट होती है, कृष्णानगर। यहाँ से अगर आप थोड़ी 1 किलोमीटर आगे जाते हो तो वहाँ से राधानगर स्टार्ट होगी। आप राधानगर बीच गए हो? हाँ जी, वो स्टे हमारा उसके पास ही है भैया, तो वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे सबसे क्लीनेस्ट बीच लगा है वो जी। बाकी गोविंद नगर बीच में गए, वो अच्छा नहीं लगा, स्टिंग कर रहा था वो। काला पत्थर बीच बहुत अच्छा है, एलिफेंट बीच बहुत अच्छा है। बाकी और कौन से बीच है भैया? मैडम यहाँ पे और एक बीच है, सीक्रेट बीच है, लेकिन वहाँ पे गेस्ट को अलाउ नहीं करते, बस टूरिस्ट सेफ्टी के लिए है। लेकिन यहाँ के लोकल जो है वो जा सकते हैं। और एक जगह है जब अगर आप राधानगर गए हो, वहाँ से आपको राइट में चलना है, आगे जाएंगे नील स्कोप। ब्लू स्कोप, यस नील स्कोप। नील को क्या कुछ मैनग्रोव कुछ है ना भैया? नहीं मैडम, वहाँ में जो पानी है एकदम ब्लू होगी और वहाँ से टर्निंग होगी, वो एक स्कोप जैसे होगी ऐसी। वहाँ में एक छोटी सी बीच जैसी है, ब्लू स्कोप उसका नाम है।
कुछ राइट चलते हुए जा पड़ती है वो। हाँ जी, अगर आप राधानगर पहुँचते हो सीधा आपको राइट में चलना है, लास्ट जहाँ तक आपको दिख रही है बीच उसको क्रॉस करना है। क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ज्यादा भी नहीं है, हार्डली 1.5 या 2 किलोमीटर पे पड़ती है जी वो। जी, ज़्यादा दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। आप आराम से पढ़ा जा था हमने उसके बारे में, मतलब गए ही नहीं बट पढ़ा ही था। तो वहाँ पे मतलब बस इतना ही है, हाँ, आप घूमने जा सकते घूमने जा सकते हो। हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, ऐसे गेस्ट जा सकते हैं, मना भी नहीं करेंगे। एक्टिविटी तो भैया 3 ही है यहाँ की, मतलब अगर करने लायक जो है और जगह भी होती है बट पानी यहाँ का साफ ज़्यादा है। तो स्कूबा और एक सी वॉक और तीसरी डीप सी स्नॉर्कलिंग, 3 मेन एक्टिविटी है। जी, ऐसे ऐसे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स है। वो नहीं और तो हमने देखे बट अगर आप आ रहे हो करनी है आपको तो ये 3 सबसे करनी ठीक है तो लगे। अगर आप हैवलॉग आ रहे हो तो आपको स्कूबा एकदम मस्ट करना ही चाहिए, हाँ जी। तो नहीं तो आप कुछ नहीं देखो। यहाँ पे जो नेचर की ब्यूटी है उससे भी ज़्यादा पानी का नीचे का जो रीफ है मरीन वो लाइफ जो मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। है। बहुत से लोग मैंने देखा कि नहीं भी करते, आते और बीचेस में घूमते रहते और वाटर एक्टिविटी नहीं करते। जी, बहुत से लोग देखे, शायद वो एज की वजह से नहीं करते हैं। एज जिनकी है उनके लिए भी एक्टिविटीज़ है यहाँ में, जैसे आप ग्लास बॉटम बोट कर सकते हो, देन सबमरीन है। ग्लास बॉटम भैया अच्छा वो अलग है, डॉल्फिन भी है एक, डॉल्फिन में भी ग्लास बॉटम जैसा ही है, थोड़ा अलग है, ऐसे राउंड में आता है कुछ राउंड में उसमें। आता है, आप नीचे बैठ के सब आपको देखना है। हाँ, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि अगर डॉल्फिन बोट में चले गए तो स्कूबा में नहीं भी गए चल जाता, क्योंकि मरीन लाइफ दिख जाती है उसमें डॉल्फिन बोट में भी। वो अलग एक्सपीरियंस अलग है। एक्सपीरियंस है तो, क्योंकि जब आप स्कूबा करते हो ना वहाँ पे आप वो पैरों में फिंग्स पहनते हैं, हाँ जी। तो एक ही जगह में 8-10 सालों से गेस्ट को लेके जाके स्कूबा करा रहे, जब वो फिंग्स चलाते हैं ना पानी क्लैरिटी नहीं आती पानी में और पानी के प्रेशर से ना कोरल्स के ऊपर की सलाइवा हट जाती है, तो धीरे धीरे वो रीफ मरने लगती है। तो वहाँ के जो मतलब एकदम एक्चुअल जो जिंदा मरीन डेड लाइफ ज्यादा लगे वहाँ के। जी, अगर आप यहाँ पे स्नॉर्कलिंग करते हो एलिफेंट बीच में या फिर कहीं पे, स्नॉर्कलिंग पे फिंग्स पहनना अलाउ नहीं होता नहीं है, नहीं। तो और आप सरफेस में रहोगे हाँ जी। तो उधर की जो रीफ है वो एकदम जिंदा रहेगी, एकदम बेस्ट रहेगी। वो इसलिए भैया हमने डीप सी स्नॉर्कलिंग करी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मरीन लाइफ मतलब जो दिख रहा था, क्लैरिटी जो वीडियो में देखी हमने वो उसमें ज्यादा थी डीप सी स्नॉर्कलिंग में। इसमें क्लैरिटी उतनी ज्यादा नहीं दिख रही थी, जैसे वीडियो में पता चला ना बाद में, तो उसमें ज्यादा दिख रही। और जब वहाँ कर भी रहे थे तो उसी में ज्यादा लग मतलब मजा आ रहा था डीप सी स्नॉर्कलिंग में, उसमें बहुत अच्छे से दिख रही थी। और वो कुछ फीडिंग के लिए देते हैं हाथ में, तो वो फिशेज वगैरह भी हाथ पे आ जाती है। तो मोस्टली वो फिश आते हैं जिसको बोलते हैं सर्जन मेजर फिश, सर्जन मेजर, वाइट एंड येलो कलर की। फिर हाँ हाँ येलो कलर वाली। और भैया नीमो बीच है जो वहाँ पे नीमो फिश है कहते हैं ना, जिसमें वो मूवी बनी है, तो वो क्या उससे डिफरेंट एक सी लगती है मुझे तो वो। नीमो बीच पे आपकी शॉर्ट डाइव होगी, अगर आप शॉर्ट डाइव करते हो देन आप नीमो देख सकते हो। और अगर डीप वो वाली करेंगे बोट डाइव को नीमो नहीं देखेंगे आप, नीमो नहीं दिखती है तो अलग अलग फिशेस दिखेगी, अलग अलग रीफ दिखेगी, अलग अलग कोरल्स जो डीप में रहती है। ज्यादा बेटर कौन सी है मतलब? मैडम सब प्रेफर करते हैं बोट डाइव करो, बोट डाइव का आपको शॉर्ट डाइव जैसा एक्सपीरियंस भी होगा और बोट डाइव जैसा भी होगा। अगर आप शोर करते हो ओनली शॉर्ट डाइव वाला एक्सपीरियंस होगा। बट आप कह रहे थे डीप से स्नॉर्कलिंग ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है और अब अच्छे से मरीन लाइफ दिखती है जी, आपको वहाँ ना? पे आप जिंदा मरीन लाइफ देख सकते हो। कोरस दिखते एक तो, और वो कुकुम्बर क्या सी कुकुम्बर सी थे, कुकुम्बर, वो दिखे, कोरस दिखे और फिशेज वगैरह दिखी। भाई थोड़ा सा सीक्रेट बीच के बारे में बता दिए, क्योंकि ये हमने पढ़ा भी नहीं है कहीं पे, कहाँ पे पड़ता है ये? तो मैडम विजयनगर विलेज में एकदम लास्ट में जाके वहाँ से आपको ट्रैकिंग करके जाना है फॉरेस्ट के अंदर से, लेकिन यहाँ पे गेस्ट को अलाउ नहीं करते, बस टूरिस्ट सेफ्टी के लिए। स्नेक्स है, देन बहुत सारी की इंसिडेंट होती है, वहाँ पे लाइफ गार्ड नहीं है तो गेस्ट को अलाउ नहीं करते। बस अच्छा, मतलब टूरिस्ट नहीं जा सकते वहाँ नहीं, पे? तो हम लोगों के लिए फायदा नहीं है, क्योंकि लोकलाइट्स ही घूम सकते हैं वहाँ पे। तो भैया अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है? नहीं मैम, अलाउड ही नहीं है, अलाउड लीगल नहीं है वो। लीगल नहीं है, आप छुप के जा सकते हो लेकिन अलाउ नहीं है। कोई विलेज वाला देखेगा भी तो आपको मना कर देगा। अच्छा, रेप्टाइल्स की वजह से ही ज्यादा मतलब कि वो सुनना है। बहुत सारे इंसिडेंट होती है। अगर यहाँ में कुछ भी टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो टूरिज्म के एक टूरिस्ट को प्रॉब्लम होगा तो पूरा टूरिज्म सिस्टम हिलेगा। तो इसीलिए सब ऐसे रखते हैं इसको सिस्टम वाइज। तो यहाँ पे एक जगह जापान टिकरी, मैंने बचपन से यहाँ पे वो किस्से सुनते आया है, लेकिन मुझे नहीं पता सर वो कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। या अब अगर आप राधानगर जाते हो उसके साइड में जो पहाड़ है तो उसके ऊपर कहा जाता है, जब जापानीज यहाँ में राज करते थे ब्रिटिश से पहले, तो तब उन लोग वहाँ में कुछ लॉकर छोड़ के गए। कोई बोलता है बहुत बड़ा लोहे का ताला है, कोई बोल रहा है कि बहुत बड़ा पत्थर का ताला है, लेकिन कोई बोल रहा है कि उसके अंदर न्यूक्लियर कुछ वेपन रखा है, बॉम्ब वगैरह।
हर कोई के बोलते हैं हीरे जवाहरात है, लेकिन कहा तो सच से नहीं पता, क्योंकि बोलते कोई आज तक उसको खोल नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे कुछ पहले होते थे ना सर, वो कोई चीज़ को अगर आप रखते हो तो उसके साथ एक इंसान की बलि देके उसके आत्मा को प्रोसेस करके उसकी रक्षा करना, ऐसा कुछ भूत ऊत का चक्कर है वहाँ में। अच्छा ऐसे बोलते हैं, तो लोग वहाँ नहीं जाते हैं? नहीं जाते मैडम, उसको जाने के लिए एकदम 90 डिग्री ऐसा चढ़ना होगा आपको। अच्छा। तो इसीलिए वो बस किस्सा ही है, क्योंकि मतलब मैंने ऐसा अभी तक किसी से नहीं मिला जो वहाँ पे जाके आगे, लेकिन सबने बोला है हाँ उसने वो गया है वो गया है, लेकिन कभी किसी ने ऐसा आके नहीं बोला कि हाँ मैं जाके आया देख के आया हूँ। और भैया कोई जाना चाहे तो वहाँ पे? जाना चाहे तो मतलब मुझे भी रोड नहीं पता, किसी को नहीं पता। रोड नहीं पता? नहीं, वो जो पहले के लोग होंगे उन्हीं को पता होगा। उन्हीं को पता है। यहाँ से सर बारमा म्यांमार से पीपल आते हैं, तो यहाँ पे उन लोग आते हैं, तो यहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट गार्ड और जो कोस्ट गार्ड है तो उनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन लोग हाँ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, जैसे कोरल्स उठाने के लिए, जैसे पेड़ काटने के लिए, लकड़ी के इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की काम करते हैं उन लोग कुछ। तो फिर उनको अच्छा पकड़ लेते हैं यहाँ पे? हाँ जी, पकड़ के उनका सजा होता है, देन उनको अपना घर में रिटर्न भी भेज दिया जाता है। ये एलिफेंट की फुटप्रिंट्स है, देख लीजिए इतने बड़े बड़े हैं। अभी फिलहाल बस पूरी हावलॉक में बस एक ही एलिफेंट बची है। बस एक ही है? एक ही है, बाकी मर गई है सारी। आइए आगे चलते। अभी हमारा देखिए मैनग्रोव है, यहाँ पे हाई टाइड आती है तो पानी नी तक भरता है ना भैया? जी, नी तक भरता है, और जब लो टाइड होती है तब ये ऐसे रहता है, इतना ही पानी रहता है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता। अभी हाई टाइड हो रही है, धीरे धीरे पानी आ रहा है, आई थिंक इवनिंग तक हो जाएगा। फुल मून में मैम अभी घुटने तक होगी, फुल मून में आप आओगे तो कमर तक होगी। यहाँ पे पानी, यहाँ पे अगर अभी फुल हाई टाइड होगी तो घुटने के ऊपर तक पानी आएगा, अगर फुल मून पे आते हो तो कमर के ऊपर पानी। वो ये पानी में कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, बस मेरा पीछे आइए फिर बता धीरे धीरे आइए। लोग ये भी बोल रहे हैं आते वक्त कितना पानी नहीं। भैया आज तक ज़्यादा तो नहीं होगा पानी? नहीं 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 यही इतना तक ही है, घुटने तक आएगा। बस इतना ही। बस ये अब तो गीला हो ही गया। ऐसे यहाँ मतलब एंडमैन में आते हो तो बस आप लोअर टी शर्ट वैसे ही कपड़े लेके आओ, स्टिकर वगैरह शू वगैरह का काम नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही हम घूम रहे थे बीच पे ना, तो इधर से हल्का हल्का पानी आ रहा था इधर से अंदर। ये जगह दिखाई वहाँ पे तो दिख रहे हैं, वहाँ नहीं दिख रहे थे। और ब्लैक कलर के हैं, वाइट नहीं दिखते ना भैया यहाँ पे? मैडम ये देखिए ना, अंदर में देखिए बहुत सारे हैं। अच्छा अंदर ये है। ज्यादा देखना है तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे पानी भर जाएगी तो ये चलेंगे पानी के अंदर। जब पानी तभी चलेंगे। ये ऐसे लग रहा है डेड है अभी। डेड नहीं है मैम, सारी जिंदा है। पता ही नहीं चल रहा। जब पानी खत्म हो जाती है तब ये मैनग्रोव के रूट्स के अंदर चले जाते हैं। अच्छा मैनग्रोव को ये जो रूट्स है इसके एरियल रूट्स बोलते हैं। अच्छा ये वाली तो ना, ये नीमो ये- बीच पे भी देखी हमने। ये देखिए सारे रूट्स बाहर आते हैं हाँ। क्योंकि ऑक्सीजन के लिए, हाँ। क्योंकि ये जगह दलदल सी होती है तो ऑक्सीजन जमीन के अंदर नहीं जाती है। तो इसलिए बाहर आ चुके हैं। हाँ, ये सारे जगह में देखिए ना, ये सारे देखिए रूट बाहर आते हैं ऑक्सीजन के लिए। नींबू बीच में भी थे भैया बहुत, ये वाले पेड़ ना। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं एलिफेंट बीच पे, और जो ट्रैक था वो 1.8 किलोमीटर्स का था, बट वर्थ इट, क्योंकि यहाँ पहुँच के पानी का कलर देख के बहुत मज़ा आ गया। और क्योंकि फेरी से तो हम पहले आ चुके थे, बट ट्रैक भी बनता ही है क्योंकि इतना अच्छा ट्रैक है यहाँ आने का। यहाँ
पे पूरा पानी भर जाता है हाई टाइड में, इसलिए ऑक्सीजन लेने के लिए जो रूट्स हैं ये बाहर आ जाती हैं, इसलिए ये ट्रीज ऐसे हैं। अभी लो टाइड है इसलिए पानी दिख नहीं रहा, बट हाई टाइड में पूरा भर जाएगा। तो जंगल के जिस ट्रैक से हम आए थे बीच रास्ते में तो ऐसा लग रहा था यार कहाँ आ गए, बट जब ये ब्यूटीफुल बीच पे पहुँचे एलिफेंट बीच में तब लग रहा है यार वर्थ इट था। और जब आप बोट से या फेरी से आते हो स्पीड बोट से तो वो स्पॉट उधर कहीं पे है, आप इधर पे नहीं आते हो, ये अलग जगह है और वो बिल्कुल अलग जगह है। उस टाइम पे आप इधर को आपकी नज़र ही नहीं पड़ती है, लेकिन अभी पहुंच के बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए ना यहाँ मतलब नेचर ने पूरे खुल के अपना मैजिक दिखाया है, ऐसा लग रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर हम मस्ती करेंगे और फिर जाएंगे वापस अपने जहाँ पे स्टे कर रहे राधानगर पे, क्योंकि यहाँ पे बस 3 बजे तक ही अलाउड है एलिफेंट बीच पे, उसके बाद यहाँ पे बीच पे रहना अलाउड नहीं है। तो बस 3 बजे तक मस्ती कर लेते हैं और उसका चलते हैं वापस। हम आए थे यहाँ आए क्या? हाँ मैं भी वही बोल रहा था कि राइट की साइड में जो पानी जा रही है वो है। मीठे पानी की नाली बहुत सारी एलिफेंट बीच में आ गए हैं और मज़ा ले रहे हैं बीच का। देखिए कितना पानी, देखिए कितना साफ है यहाँ का, और गर्मी भी इतनी नहीं है, मज़ा आ रहा है। गर्मी होती है तो मज़ा नहीं कर पाते, बट वेदर ठीक है। कल भी बहुत अच्छा था मॉर्निंग में जब आए थे और अभी ठीक है। कल भी जब हम 12:30 तक यहाँ 12 o'clock तक यहाँ रुके थे तो मौसम जो था नॉर्मल था, यानी आप अक्टूबर नवंबर आ सकते हैं, अक्टूबर नवंबर से मार्च तक मौसम आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर हम मेनलैंड इंडिया में जाते हैं तो अक्टूबर टू मार्च जो होता है वहाँ पे विंटर सीज़न रहता है, बट यहाँ अंडमान में ये सीज़न जो होता है गर्मियों का रहता है, क्योंकि बाकी 6 मंथ जो होती है यहाँ पे बारिश होती है। यानी अब मई मार्च अप्रैल के बाद आएंगे तो यहाँ बारिश स्टार्ट हो जाएगी और उसके 6 मंथ तक सिर्फ बारिश होती है। उसके बाद अक्टूबर से मौसम ठीक होता है, अक्टूबर नवंबर से, और उसके बाद मार्च अप्रैल तक ठीक रहता है। तो यहाँ का गर्मी का मौसम है और यही मौसम में आना यहाँ पे सबसे ठीक रहता है, क्योंकि बारिश कम मिलेगी आपको और अच्छे से वाटर एक्टिविटी कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे पूरे बीचेस वगैरह में। अगर बारिश हो गई तो आप इतना इन्जॉय नहीं कर पाओगे, वाटर एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीचे कुछ दिख नहीं पाता है बारिश होने पर। तो ये सबसे अच्छा सीज़न है यहाँ आने का। वैसे तो आप देख रहे होंगे एलिफेंट बीच में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, बट यहाँ की 2 एक्टिविटीज़ बहुत फेमस है, जो है डीप सी स्नॉर्कलिंग और दूसरी है सी वॉक। ये दोनों एलिफेंट बीच में हो जाएंगी और मैं रेकमेंड करूँ तो यही वर्थ इट है, ये 2 एक्टिविटी। बाकी आप और भी कर सकते हैं, लेकिन तीसरी एक्टिविटी जो है वो है बोट स्कूबा डाइविंग, जो होती है नीमो बीच में। वो सी शोर वाली भी होती है वहाँ पे, बट जो हमने की थी वो बोट स्कूबा डाइविंग करी थी, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी। और अगर यहाँ आने के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं तो आप ट्रैक रूट से आ सकते हैं, जो राधानगर से स्टार्ट है, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था वहाँ से अब इधर आ जाएंगे तो आपको कोई पैसे चार्ज नहीं। फेरी से आएंगे या स्पीड बोट से आएंगे तो 1000 रुपीज़ लगेगा टू एंड फ्रो। तो अगर आप हैवलॉक आते हैं तो जो 3 एक्टिविटी मैं हाईली रेकमेंड करूँगी वो है डीप सी स्नॉर्कलिंग, सी वॉक एंड स्कूबा डाइविंग, बोट वाली। तो देखिए सब अपनी फैमिली के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं, यानी ये परफेक्ट प्लेस है फैमिली वैकेशन के लिए। सब अपनी फैमिली के साथ आइए और एंजॉय कीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए एलिफेंट बीच में धीरे धीरे सारी चीज़ खाली होने लगा है, लोग जाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच जो है 3 बजे क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अगर किसी को कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो बचाने के लिए वहाँ पे प्रॉपर देखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, इसलिए प्रॉपर डार्क होने से पहले ही ये बीच क्लोज़ हो जाता है। ये देखिए वो जो एक ट्री के आगे एक बोर्ड लगा है ग्रीन कलर का, दूर पे मेरे फिंगर के साथ देखिए वो है ट्रैक का रास्ता। उसी ट्रैक के रास्ते से हम आए थे। बिल्कुल आराम से आप आ सकते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, हार्डली 30 to 45 मिनट्स लगते हैं।
अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने तो बहुत अच्छा रास्ता है ये। जो एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी वो ये है कि बहुत से लोग रेकमेंड करते हैं और गूगल में भी दिया होता है या अपनी जब ब्लॉग बनाते हैं तो क्या बोलते हैं कि अगर स्कूबा डाइविंग करनी है, जिनकी आई साइट वीक है, जिन्हें स्पेक्स लगा है, तो अपने साथ कॉन्टैक्ट लेंसेज लेके आइए। बट मैं रेकमेंड करूँगी कॉन्टैक्ट लेंस लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि उनके पास -10 पावर तक के वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास वाले मास्क अवेलेबल होते हैं। जब आप स्कूबा डाइविंग करने के लिए नीचे जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मास्क में पानी भरता है, वो सॉल्टी वाटर होता है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस मत लगाइए, क्योंकि वो जो मास्क होते हैं वही खुद पावर वाले -10 तक मिल जाता है, तो वही बेस्ट चीज़ है वहाँ के लिए। क्योंकि अगर पानी भरेगा भी तो ब्लो करोगे तो निकल जाता है पानी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कॉन्टैक्ट लेंस लगाए होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पर दिखने में, तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस मत लाइए। अगर आपकी आई साइट वीक भी है आपको पावर -10 पावर तक के वो मास्क मिल जाएंगे, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेक्स भी लगा है तो आप आराम से स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। गर्मी है, जहाँ से फॉरेस्ट वगैरह स्टार्ट होता है वहाँ पे गर्मी है, बट इतनी गर्मी नहीं है, थोड़ी दिन पे लगती है जब धूप आती है, और अगर कहीं पे शैडो वगैरह मिल जाए तो गर्मी नहीं होती वहाँ पे। वहाँ पर जो कपा नूडल्स के वही बैठे पूरे रास्ते कपा नूडल्स ही दिखते रहते हैं। जिस दिन आप आते हो उस दिन आप टायर्ड होते हो, आप एक बीच घूम सकते हो इवनिंग में, सी सिकनेस होती है जैसे हम लोगों को ही। उसके बाद जबकि हम टाइम लिया, हमारी जो थी कितने 7 बजे हम पोर्ट ब्लेयर से निकले थे और 9:15 में हम पहुंच गए थे यहाँ। तो अगर आप हैवलॉक आने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 4 नाइट्स का तो कीजिए, क्योंकि अगर आप उससे कम करेंगे तो बस आप इधर से उधर भागते ही रहेंगे, ना प्रॉपर रेस्ट मिलेगा ना आप इंजॉय कर पाएंगे। तो मिनिमम 4 नाइट्स का तो बना के आइए ही। बाकी सब, अरे मेरा हाथ पड़ गया था, देखो लिजर्ड है। जो फीमेल डॉग है ये भी 10,000 स्टेप्स अपने पूरे कर रही है आज के दिन के। मिड पॉइंट पे तो पहुंच गए होंगे ना भैया? अभी नहीं पहुंचे? तो यहाँ से एलिफेंट बीच, राधानगर से एलिफेंट बीच को जब आप ट्रैक रूट से जाते हैं तो कोई भी रास्ता ले सकते हैं, 2-3 पैरेलल रास्ते हैं, बस बड़ो खाड़ी वाला रास्ता मत लीजिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं, उसे हॉन्टेड प्लेस वगैरह कहते हैं। बाकी हम भैया से जानते हैं उसके बारे में। देखिए मैम, मैं यहाँ का लोकल हूँ, बचपन से यही में हूँ, लेकिन फिर भी मैम बड़ो खाड़ी वाला रोड हॉन्टेड की वजह से नहीं, भूल-भुलैया है। आप सीधे जा रहे हो 3 रोड, वहाँ से सही वाला रोड लेना है, आगे जा रहे हो फिर से 2, फिर से सही वाला लेना है 4, आगे जाके 3, आगे जाके 2, भूल-भुलैया है। अच्छा, मतलब आपको आप रूट वही नहीं कर पाओगे? हाँ मैम, ढूंढ नहीं पाओगे। हाँ, मैं भी अकेला नहीं जाता, डर लगता है ना। अच्छा, तो वो हॉन्टेड प्लेस नहीं है, बस भूल-भुलैया है, क्योंकि हर रास्ते के बाद हर 3 नए रास्ते निकलते हैं, तो अगर आप एक बार वहाँ चले गए तो आपको एग्जैक्ट रूट नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो 2-3 पैरेलल रूट है, और गाइड जरूर लीजिए अपने साथ। और बाकी आप कोई भी रोड लो, आप भटक जाओगे, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप निकल जाओगे। लेकिन आप बड़ो खाड़ी से जाओगे तो आप नहीं निकलोगे, क्योंकि वो एक भूल-भुलैया है। कैसा था? तीन बजे तो बंद हो जाता है ना? नहीं, रोड कैसे करने आया थोड़ा तो नॉर्मल है, आप जा सकते हैं आराम से यहाँ पे। फेरी में अगर पैसे खर्च नहीं करना है तो ये रूट ठीक है, एलिफेंट बीच से ही जाता है। उसमें 1000 रुपीज़ लगते हैं टू एंड फ्रो,
और यहाँ से आप जाएंगे हम लोगों के साथ एजेड आदमी भी है, इसलिए पापा मम्मी है ना। मम्मी को वैसे तो मुझे ऐसा लगा नहीं, नॉर्मली रूट था ना। ना एजेड आदमी 60-65 आदमी लोग जा सकते हैं। मुश्किल चलने में अगर प्रॉब्लम है चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते हैं, रेगुलर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं। हटे धीरे धीरे चले जाओ। किंतु हमें तो थोड़ी पहाड़ की आदत भी है, पता नहीं आपको कितनी, मतलब हमें थोड़ा चलने की आदत है, तो उसके हिसाब से हमें ठीक लगा। ये वाला रूट नॉर्मल था हमारे लिए, बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं है, और हार्डली 1.8 किलोमीटर से 9 किलोमीटर है, ज्यादा भी नहीं है। धीरे धीरे भी चलेंगे यहाँ से तो 1.8 पहुंच जाएंगे। वैसे हमें कितने 40 मिनट्स लगे ना। আমরা যে ওখান থেকে এখানে সেটা কত? এটা 300 মিটার ডিলেট নরমাল। এখান থেকে বোধহয় 300 মিটার মাত্র এসছে। ও আচ্ছা, আমি তো ভাবছি যে এটাই 1 কিলোমিটার হয়ে গেছে। 300 मीटर नहीं तो এটা কম 300 मीटर है, 250 मीटर হবে, 200 मीटर। आपने क्या सोचा 1 किलोमीटर हो गया यहाँ तक? हम लोग तो वही लगा कि वहाँ से यहाँ हो तक गया, 1 और किलोमीटर हो point गया, है। और इससे और थोड़ा सा और ज्यादा आने होगा। में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप नीचे उतरते रहेंगे। आने में हल्की मतलब जो एज के ज्यादा है उनको शायद लगे, बट जाने में कोई प्रॉब्लम বসে বসে আসবে, এক জায়গায় বসবে, এক জায়গায় উঠবে, ওনারা চলবে। फ्रेश नहीं है। চলো কালকে একটা অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে যাওয়া নেওয়া একটু হোক। সকাল সকাল আসবেন, রোদ কম থাকবে তো হাঁটতে কষ্ট কম হবে। কটা থেকে শুরু? এখন শোনো, এখান থেকে যে যা জঙ্গল, এখানে রোদ থাকবে না, এখান থেকে এইটুকুই পড়বে একটু, আর কিছু না। জঙ্গলের দুপুরে আসবে না, গরম লাগবে ভীষণ। তো কটার সময় এখানে স্টার্ট হয় এটা? এখানে শুরু হয় 8টা থেকে 1টা পর্যন্ত। হ্যাঁ জি, 8টা থেকে 1টা। ঠিক আছে। ये वो पेड़ में 400 लटक रहा है, ये पेड़ में 400 लटक रहा है, 400 रुपये में, वही 400 से ज़्यादा। फिर ये सुपारी से बारूद भी बनाया जाता है सर, और ऐसे खाने वाले बहुत प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है, और गन पाउडर भी बनती है ये सुपारी से। हाँ भैया, निकोबार में कोई घूमने वगैरह की जगह है? नहीं पता मैम, आज तक उधर जाना अलाउ नहीं है। 1956 में गवर्नमेंट ने वो कर दिया था ना, वहाँ पे तो पूरे आइलैंड में बैन किया है, या कुछ कुछ जगह पे? निकोबार में निकोबारी पीपल रहते हैं, उन लोग ट्राइब। हाँ वो ट्राइब मुझे पता है, सेंटिनल वगैरह जो। वहाँ सेंटिनल उन लोग जैसा, अब चाइनीज देखते हो, चाइनीज पीपल जैसे दिखते हो वैसे दिखते सब। अच्छा, वो चाइनीज साइड से लगते हैं सारे। हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारे निकोबारी है हर वक्त। जिसको हम नॉर्थ ईस्ट वाले समझते हैं, वो निकोबारीज है क्या? निकोबारी है। अच्छा, आज टोटल गेस्ट ये हमारा 269 270। ये कितनी बज रही है सर टाइम? 320। ओके चलो। जब आप राधानगर बीच से आते हो तो ये माइलस्टोन आपको पहले पड़ेगा, और उसके ठीक बाद वो एलिफेंट बीच का ट्रैक मिलेगा। और उस एलिफेंट बीच के बारे में लोकलाइट्स बहुत सारी स्टोरीज बोलते हैं, जिनमें से एक स्टोरी है कि जब एलिफेंट बीच में पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक लेफ़्ट को रोड जाती है अंदर फॉरेस्ट को, तो वहाँ पे एक जगह है खोपड़ी मुंडी। तो बोलते हैं जब जापानीज रहते थे उस टाइम पे या उससे पहले, तो वहाँ पे बहुत सारी खोपड़ियाँ मिलती थी, यानी स्कल मिलता था, और अभी भी जाओ तो अभी भी मिलता है, इसलिए उस जगह का नाम खोपड़ी मुंडी रखा है। वो बलि वगैरह कुछ देने का, कुछ ज़्यादा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, शायद वो लोग देते होंगे उस टाइम पे बलि वगैरह, पता नहीं ये स्टोरी कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो आपको लोकलाइट से ही पता चलेगा। हमने भी किसी लोकलाइट से ही पूछा है। और दूसरी जगह है कि यम का द्वार बोलते हैं, वो है एलिफेंट बीच से सीधे मिडिल में अंदर फॉरेस्ट में कहीं जाओ तो एक जगह है जहाँ पे एक नुकीले 2 पत्थर मिलते हैं और अंदर को अंधेरा दिखता है, तो उस जगह को बोलते हैं यम का द्वार, यानी यम का दरवाज़ा। और ये चीज़ भी हमें यहाँ के लोकलाइट जो है भैया जो गाइड थे उन्होंने बताई। कुछ सारी हर जगह जब हम रहते हैं तो हर एक गांव में कोई ना कोई स्टोरीज होती हैं, तो जो आज हमने स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की ये हमें गाइड भैया से पता चली थी। ऐसी ही स्टोरी शायद आपके पास भी होंगी जो आपके गांव में सुनी होंगी आपने, वही स्टोरीज वो भैया ने हमारे साथ शेयर की थी।
मैडम फिर थोड़ा शेयर कीजिए कैसा एक्सपीरियंस था आपका ट्रैकिंग का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग का। अगर कोई यहाँ से जा रहा है तो मुझे लगता है गाइड को ज़रूर लेना चाहिए था, क्योंकि आप लोकल चीज़ों के बारे में अगर जानना है तो गाइड के बिना आप नहीं जान सकते। आप सीधे जाओ घूम जाएगा तो पता नहीं चलता, नॉर्मल रूट लगेगा आपको। और अगर आपको लोकल उसमें इंटरेस्ट है, लोकल कल्चर में, यहाँ की चीज़ों में जाने तो आपको गाइड ज़रूर लेना चाहिए इधर जाने के। नहीं तो पता नहीं चलता, आप किसी रूट में चल दो, ऐसे तो आप कहीं भी घूमने जाओगे और घूम के आ जाओगे और आपको वहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब आप गए और आ गए, घर पे बैठ गए, आपको कुछ नॉलेज नहीं आएगा। तो इसलिए गाइड लेना तो बनता है आपके जाने के लिए। तो जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे हम वापस आ गए और यहाँ से राधानगर बीच जो है वो 2.70 किलोमीटर है और ये पूरा ट्रैक जो था 1.8 या 9 किलोमीटर्स का है और ट्रैक बहुत अच्छा है। और गाइड भैया जो है उनको भी मैं थैंक यू कहती हूँ। इन भैया का नाम है रिक और इनका नंबर मैं कांटेक्ट अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, कांटेक्ट नंबर। तो जब भी यहाँ आए तो भैया को कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। आपको लोकल कल्चर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो शायद आपको कभी ना मिले जानने के लिए। तो इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और भैया को थैंक यू बोलती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।